नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिन मुद्दों पर हमें आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बाबा रामदेव को उन्होंने जो कोरोना की दवा बनाई थी उसको लेकर के उनको अनुमति मिल गई है। कुछ शर्तों के साथ मिली अनुमति, इस पे गौर कीजिएगा। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। मतलब जिस तरीके से बाबा रामदेव चाहते, जिस तरीके से बाबा रामदेव ने प्रेजेंट किया था, तो पहली बात तो उनके साथी जो थे इसमें, जो बलबीर सिंह तोमर थे, वो तो पहले इससे कन्नी काट चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसी दवा नहीं थी जो हमने किया था टेस्ट, वो दवा नहीं थी जिस दवा को बताया गया हमें। तो ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब क्या है कि कोरोना को लेकर के दवा जो अब इन्होंने किया है, कोरोनिल जो दवा बनाई थी, उस दवा को लेकर के कुछ शर्तों के साथ में आयुष मंत्रालय ने उसको बेचने की परमिशन दे दी है। इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो शर्त क्या है जिस शर्त पे उनको बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। उस शर्त पे भी आपको ले चलेंगे, उस शर्त पे भी हम बारी बारी बात करेंगे। आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पे हमें बात करना एकदम जरूरी है। इसको समझना, खासकर आपके लिए जानना समझना बहुत बेहद ही जरूरी है। तो बाबा रामदेव को आयुष मंत्रालय ने इस बात के लिए कह दिया है कि आप दवा बेच सकते हैं, लेकिन इसको कोरोना के लिए दवा इलाज नहीं बता करके बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर कह के बेच सकते हैं। जिस बात का जिक्र मैंने उस दिन भी किया था जब बाबा रामदेव को पर सवाल उठा था, जब उन्होंने कहा था कि इससे 100% लोग सही हो जाते हैं, और जब ये सवाल खड़े हुए थे उसके बाद भी मैंने इस मुद्दे पर आप लोगों के साथ बात किया था और बोला भी था कि ये उस डब्बे पे कहीं भी ये नहीं जिक्र था कि ये कोरोना की दवा है। उस डिब्बे पे ये लिखा हुआ था कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इम्यूनिटी बूस्टर कह करके बेचना थोड़ा सा अंतर होता है। इम्यूनिटी बूस्टर और दवा किसी चीज़ का इलाज होने में बहुत अंतर है। तो उस डब्बे पे मैंने तब भी बताया था कि उस पे ये डब्बे पे लिखा गया है कि इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। मतलब ये आपके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों के लड़ने की क्षमता है, उसमें तेजी लाता है, वो बढ़ाने का काम करता है। तो ये बात थी उसमें, और इसी बात को अब आयुष मंत्रालय ने कहा कि ठीक है, हम बेचिए दवाई, हमें उस पर ऐतराज़ नहीं, आप दवा बेच सकते हैं। लेकिन जो कह रहे थे अब तक उस आधार पे नहीं बेच सकते। मतलब कि आप अब तक जैसे कह रहे थे कि आप ये कोरोना की 100% क्योर है। बाबा रामदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई लोगों को बरसे, जैसे उन्होंने कहा कि क्या रिसर्च करने का अधिकार केवल सूट और टाई वालों के पास है, वही रिसर्च कर सकते हैं। बाबा रामदेव का गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन जिस तरीके का आत्मविश्वास दिखाते हुए उन्होंने ये अपनी दवा लॉन्च की थी और उन्होंने कहा था कि 100% रिकवरी रेट है, मतलब 100% लोग सही हो जाते हैं। आज उन्होंने इस पे सोशल मीडिया को भी लताड़ा, सोशल मीडिया पे कहा कि सोशल मीडिया पे सभी लोग अपने तरीके से बात प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर वो ये बात साबित कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके बात को लेकर गलत कहा गया है, अगर आप किसी को, मैंने तब भी कहा था कि किसी चीज़ की 100% गारंटी देने पर विवाद उठना एकदम लाजमी है, और वो विवाद खड़ा हुआ। बाबा रामदेव ने कहा था इससे 7 दिनों में 100% लोग सही हो जाते हैं। 100% का मतलब होता है कि अब कोरोना बीमारी नहीं रहेगी, महामारी नहीं रहेगी, उसका इलाज हो चुका, आप निष्पक्ष घूम सकते हैं, जो बाबा रामदेव कह रहे थे। इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया पे जब भारी आपत्ति जताई गई, तो जिसके बाद बाबा रामदेव को अपना ये बात वापस लेना पड़ा। आयुष मंत्रालय से बात किया, आयुष मंत्रालय ने कहा हमें इस पर ऐतराज नहीं कि आपकी दवा पर ऐतराज है, कि आपकी दवा पर हमें शक है, लेकिन आप जो कह के बेच रहे हैं उस पर हमें ऐतराज है। आप कह रहे हो कोरोना की क्योर है, जबकि कोरोना का क्योर नहीं है, कोरोना से बचाव है, कोरोना से बचने का तरीका है, इसके सेवन से आप कोरोना से बच सकते हैं। जबकि आप कह रहे हैं कि कोरोना का क्योर है, जबकि वो नहीं है। तो इसी बात को लेकर विवाद था, जिसको लेकर के आयुष मंत्रालय ने कहा कि आप बेचिए, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर कह के बेचिए, हमें उस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दवा कह के बेचना चाहते तो नहीं होगा। हालांकि बाबा रामदेव ने बात कही है, आयुष मंत्रालय ने भी आज अपना बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर के इसको बेचने की अनुमति हमने दे दी है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर बेचा जाएगा। अब ये दवा पहुंचेगी तो अब आपके दिमाग में किसी तरीके का ऐसा शक नहीं होना चाहिए, वो दिमाग में वो नहीं चलना चाहिए जो अभी तक के आपके दिमाग में चल रहा था, उस चीज़ को खत्म कर दीजिए। ये बाबा रामदेव की जो दवा बनाई गई है, ये केवल और केवल आपको कोरोना से ना होने का खतरा देगी। मतलब कोरोना ना हो आपको, उससे पहले आपके अंदर सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता चाहिए होती है, वो प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर उत्पन्न करेगी। तो ये कोरोना का इलाज नहीं है, ये कोरोना को लेकर के आपके पास केवल आपकी
एनर्जी बूस्ट कर देगी, मतलब आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा दे देगी। मतलब वो अब आप उस तरीके से आप कोरोना से लड़ सकते हैं, मतलब आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई किसी भी रोग से लड़ने के लिए, ना वो कोरोना ही नहीं हो, चाहे सर्दी जुकाम हो या कोई भी बीमारी हो, उससे लड़ने की क्षमता जनरेट करेंगे। एक इसी से जुड़ी हुई और अहम खबर आ रही है कि अमेरिका में एक दवा है जिसको डायबिटीज के लिए होता है, उस दवा का नाम मैं बताया था, उस दवा की कीमत महज ₹1.5 है। उस दवा से इलाज मेटफॉर्मिन नाम की दवा है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल होती है, मेटफॉर्मिन। इस दवा की कीमत ₹1.5, ₹1.50 है, ₹1.5 है इस दवा की कीमत। इससे बताया गया कि इससे कोरोना से मरने की संभावना जो आशंका है वो कम हो जाती है। तो ये मेटफॉर्मिन को लेकर के ये नया रिसर्च किया गया है, तकरीबन 6,000 पर रिसर्च किया गया, तो उनके अंदर कोरोना से मतलब उनकी मौत की जो परसेंटेज थी वो लेस हुई है, मतलब इलाज ये भी नहीं है, ये भी बचाव है। मतलब अभी तक की कोरोना को लेकर जितने भी चीज़ें आई हैं वो केवल कोरोना ना हुआ आपको इस चीज़ का विकल्प है, कोरोना होने के बाद ठीक होने का विकल्प अभी नहीं बना है। उसके लिए अभी कई चीज़ें ट्रायल चल रही है, जैसे प्लाज्मा थेरेपी कराई जाती है, ये सब चीज़ें हैं। तो कोरोना होने के बाद का इलाज अभी नहीं बना है। कोरोना से क्योर होने के लिए आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव की जाती है, उससे आप अगर सही हो जाते हैं तो दैट्स गुड, यही अच्छा है, इसी तरीके से आप चल रहे होते हैं। अब आपको बताते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आने में कितनी मुश्किल लग सकती है, क्योंकि साल 2003 में इसी वायरस की फैमिली का, जिस फैमिली का कोरोना वायरस है, इसी फैमिली का एक वायरस फैला था जिसका नाम सॉर्स था, 2003 में आई थी, और उससे 874 लोगों ने दम तोड़ा था और कई लोग बीमार भी ग्रसित हुए थे। लेकिन उसकी वैक्सीन उस वक्त नहीं तैयार हो पाई और आज तक की उस वायरस का वैक्सीन नहीं तैयार हो पाया। लेकिन क्या हुआ, उस वायरस का धीरे धीरे करके प्रभाव खत्म हो गया, वो ज़्यादा डेडली नहीं था और उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब जब 2003 के बाद में अब जब लौटा है, तकरीबन 17 सालों बाद ये वायरस कोरोना वायरस के तौर पर लौटा है, तो ये ज़्यादा डेडली है और ज़्यादा चीज़ें भयावह हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि उन एक्सपर्ट की बात मत सुनिए जो कह रहे हैं कि कोरोना का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन आप आंकड़ों को अगर देखेंगे तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि जितने हमारे यहाँ सही होने वालों की संख्या है वो भी काफ़ी अच्छी बदल रही है, मतलब सही होने वाले सही हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपकी स्क्रीन पे आंकड़े चल रहे हैं, अगर आप देख सकते हो, देखिए आंकड़े कि 5,85,493 कुल केसेज हैं, उसमें से जो क्योर हो गए, जो ठीक हो गए, वो 3,47,979 हैं। तो मतलब इतना, उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। मरने वालों का जो आंकड़ा 17,400 है। अब ये मरने का आंकड़ा चूंकि अगर देखा जाए तो हमारे देश में बाकी दुनिया के देशों से काफ़ी कम है, तो इस तरीके से अभी जो कंफर्म केसेज हैं और क्योर होने वाली की संख्या है वो थोड़ा सा हमारे देश में बैलेंस्ड है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा समझना होगा, जैसे अभी तक के हम हुआ को मचा के रखे हैं उस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं, उस तरीके से एकदम पागल होकर के आपको नहीं परेशान होना है। कोरोना से आपको थोड़ी सी बचाव करनी है, आप सेफ हो जाएंगे। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी को लोधी रोड पे वाले घर को खाली करने का आदेश दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद में आपको घर छोड़ना पड़ेगा, जिस पर प्रियंका गांधी ने सहमति जताते हुए कहा है कि वो इस पर कुछ नहीं कहेंगी और वो नियम के रूप में इस घर को खाली कर देंगी। मतलब ये भी अभी सही है, इस तरीके जैसा उनका माहौल बना है तो वो अभी उन्होंने कहा कि हम खाली कर देंगे, तो उनकी तरफ से इसको खाली करने की बात कह दी गई है, वो खाली कर देंगे। और बात कर लेते हैं खबरों को लेकर के, तो आज ये बाबा रामदेव मुद्दे हम बात करेंगे, इसको काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बाबा रामदेव ने आज क्या क्या कहा, कितने लोगों पर आरोप लगाया, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, उन्होंने सबको लताड़ा, उन्होंने सबको कहा कि किसी ने इसको ऐसे करके चलाया, लेकिन सबसे पहले खुद की गलती ना देते हुए बाबा रामदेव ने लोगों की गलतियां निकालना शुरू कर दी। बाबा रामदेव ने जो मंच पे किया था, जिस साथी के साथ में वो आके आत्मविश्वास के साथ में बैठ करके इस दवा की लॉन्चिंग कर रहे थे कोरोनिल की, वही बंदा अगले दिन बाद से मुकर जाता है और कहता है हमने इस पर रिसर्च नहीं किया था, हमने उनसे कुछ औषधियां मांगी थी, लेकिन हमने ये बात नहीं तय किया था कि ये कोरोना की दवा बनेगी। उस मंच पे लगातार 1.5 घंटे बैठ करके बारंबार बलबीर सिंह तोमर की तारीफ में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव नतमस्तक होते रहते, उनकी तारीफ करते रहते हैं
और उसके बाद वो बंदा बाद में पलट जाता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो बलबीर सिंह तोमर वही नाम है जो अक्सर विवादों में रहते रहे हैं, उनके पर कई आरोप भी लगे हैं, और इसके बाद उन्होंने फिर से अपना वही रंग दिखा दिया और बाबा रामदेव को धोखा देते हुए उन्होंने फिर से यह कह दिया कि हमें नहीं पता था। मतलब उन्होंने सीधा कन्नी काट गया कि हमारे मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगे, और वो हट गए इस तरीके से। अब बाबा रामदेव के ऊपर आ गए तो बाबा रामदेव ने यह चीज कहा कि हमने जो परमिशन लिया था, जो भी चेती होता है ना, कभी कभी किसी बात को लेकर के अति उत्साह बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। कहते हैं कि सब्र रखने से ही कोई चीजें अच्छी हो सकती है। तो बाबा रामदेव ने अगर इस कोरोनिल को दवा को लॉन्च करने में थोड़ी सब्र दिखाते और उसके बाद में उन्हें पता ही होना चाहिए इस बात को लेकर के कि देश में एलोपैथी कंपनियां बहुत सारी हैं और वो कतई नहीं चाहती है कि आयुर्वेदिक कंपनियां बहुत आगे बढ़ें, क्योंकि उनको इसको लेकर उनका नुकसान लगने लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में तो लोगों को उनके लिए ऐसे माहौल बनाया जाता है। बाबा रामदेव को लेकर के जो माहौल बनाया गया, जो चीज़ें कही गई, इतना ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं थी। जिस तरीके का माहौल बनाया गया वो माहौल नहीं थी। देखिए, विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन जो वो बना रहे दवा उस पर उन्होंने कहा गलत था, जो कहा था वो गलत था। उन्होंने 100% का दावा कर दिया था, जबकि 100% का दावा कोई भी कंपनी कभी भी नहीं करती है, चाहे कितना भी पुख्ता दवा क्यों ना बना ले। कहीं ना कहीं उसमें 0.09% ही रह जाएगी, 0.01% ही रह जाएगी कमी, लेकिन वो कमी को मानते हुए उसके बाद ही उसको भी 100% कहा जाता है। तो बाबा रामदेव जब इस बात को कहा तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए जो कि इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं, थोड़ा सा बाबा रामदेव के खिलाफ हैं। ट्रोलर्स बहुत सारे हैं, वो आपको बिना बात के ही बात बताते रहते हैं, जिन बातों का कोई आज के समय में मौजूद नहीं है, जिस बात का आज के समय कोई मायने नहीं रखा है, उस बात को लेकर के आपके दिमाग में डाली जाती है। तो ऐसे ट्रोलर से, ऐसे ब्लॉगर से, ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे सोशल मीडिया प्रभाव डालने वालों से बचना है आपको। ये लोग ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जिसका आज के समय में कुछ नहीं लेना देना है। बाबा रामदेव की ओर से जो बनाया जा रहा है, देखिए बिजनेस करता है, अगर कोलगेट कंपनी बढ़ती है, अगर कोई विदेशी कंपनी बढ़ती है, इससे अच्छा है कि अपने देश का ही कोई कंपनी आगे बढ़े, वो इन्वेस्ट करे, वो भी पैसा कमाए, अच्छी बात है। तो बाबा रामदेव की तरक्की से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऐतराज है। आज ये बात बाबा रामदेव ने भी कहा कि कई लोगों को मिर्ची लग रही है। तो इस तरीके का माहौल बनाया जाता है, इस तरीके का होता है। कोई भी विदेशी कंपनी ये नहीं चाहती है कि भारत की ही कंपनी काफ़ी डेवलप करे। अब बाबा रामदेव की का प्रॉपर्टी कंपनी की लागत बढ़ी जाती है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो है तो इंडियन कंपनी, उनका पैसा इंडिया में ही लगता है, शो ऑफ है पैसा पूरी तरीके से। अगर 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो इंडिया में 100 है 12,000 करोड़ की संपत्ति। ऐसा नहीं है कोलगेट आके आपको बेच के चली जाती है, कोई इंटरनेशनल कंपनी आती है आपके बेच के चली जाती है, वो प्रॉफिट उसके देश में चला जाता है, आपके पास क्या रह जाता है, खाली वो पेस्ट रह जाता है, उसका प्रॉफिट सब चला जाता है उसके देश में। तो बाबा राम तो बढ़ रहे हैं तो समझिए, उसको करने दीजिए, वो भी चीज़ें हैं, ऐसे ही आप भी बढ़िए, ऐसा नहीं है, बढ़ सकते हैं, आपका भी हो सकता है। आप, यही तो बात है, लोकल के लिए वोकल बनने की बात यही है। लोकल के लिए वोकल बनना है, ये लोकल वो मतलब नहीं हो गया कि जो आपके गांव में बने वही लोकल है। लोकल का मतलब है कि जो देश में बन रहा हो, अपने देश का बन रहा हो, उसका इस्तेमाल मैक्सिमम लोग कीजिए। जैसे टिकटॉक बैन हुआ, आप लोगों ने देशभक्ति दिखाई, आप लोगों ने देश का साथ दिया, आप लोग चाइना का बाइकाट करना शुरू किया और आप लोगों ने उसको इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद में उसके ऑप्शंस भी आ गए, कई सारे चैनल आपको बता भी रहे हैं। लेकिन उसको बनाने को सोचिए, ये सोचिए कि देश डेवलप कैसे होगा, जब तक हम अपनी प्रोडक्शन स्ट्रांग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब अगर बाबा रामदेव शून्य से बन करके वहां तक पहुंच जाते हैं तो इसमें ऐतराज किस बात की है, इस बात को लेकर के कोई दावा नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबा रामदेव ने अपनी लॉन्चिंग के समय गलत बातें कही थी, जो बात कही थी उस बात की गलत बात कहनी चाहिए, उस पर हुआ था, उस पर संज्ञान लिया गया। अब आयुष मंत्रालय ने कह दिया है कि आप इसको इम्यूनिटी बूस्टर करके बेचिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बाबा रामदेव उस दिन बोल गए ज़्यादा, जबकि उनके डब्बे पे जो उनकी बॉक्स मेडिकल किट है उस पर भी कहीं ये नहीं लिखा कि कोरोना की दवाई है, नाम भले कोरोनिल है लेकिन उस पर ये लिखा है इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर का लिखा हुआ है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो है, तो वो दवा अब आपको मिलेगी। बाबा रामदेव ने कहा जल्दी इसकी सेल शुरू कर दी जाएगी। तो इस तरीके की जैसे अभी तक की माहौल बनाया गया, बाबा रामदेव को सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स हुए, जैसे कि बाइकाट चाइना को लेकर के आपको कई सारे ट्रोलर्स, कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसका कोई वास्ता ही नहीं है। जैसे एक ब्लॉगर ने डाला कि उसने ट्वीट किया कि जियोमी ने इतने रुपए दिए पीएम केयर फंड को, रेडमी ने इतने दिए, वन प्लस ने इतने दिए, टिकटॉक ने इतने दिए। तो वो
कब दिए, इस बात का जिक्र उसने नहीं किया। उसने केवल आपके दिमाग में एक शक का कीड़ा डाल दिया कि आप अब प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत लाओ कि पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनियों ने भी डोनेशन दिया है। उससे पहले चाइनीज कंपनियां जब इसी मार्केट में कर रहे थे, वही ट्विटर चलाने वाले, वही ब्लॉगर उन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी पॉपुलैरिटी को हासिल कर रहे थे। आज जब उनकी ट्वीट को इतने लोग देख रहे हैं तो उन्हीं सभी मदद के साथ में उनकी भी हेल्प ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को बोला जा रहा था और वो आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि ऐसा हो रहा है कि देखिए सरकार ने चाइनीज पैसा ले रखा है, चाइना वालों ने दिया है। तो भाई चाइना कंपनी उस वक्त हमारे देश में कमा रही थी, उस वक्त हमारा उनके साथ कोई विवाद अभी नहीं चल रहा था, इतना बड़ा इस तरह विवाद नहीं चल रहा था। आज जब चल रहा है तो आज बताइए, आज भारत सरकार ने चाइना की सरकार से कौन सा पैसा ले लिया या चाइनीज किसी कंपनी ने कौन सा पैसा डोनेट कर दिया है? 59 ऐप बैन कर दिए गए हैं और भी ऐप बैन किए जाएंगे। तो हर बार सरकार की खिलाफत करना, या अगर आप सरकार की खिलाफत करते हैं तो भी बात समझ में आती है, लेकिन आप सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति विशेष की खिलाफत कर रहे हैं, आप किसी सोच विचारधारा की खिलाफत कर रहे हैं। तो विचारधारा सभी की हो सकती है, उसको समझिए, सभी की विचारधारा की इज्जत कीजिए। आप चाहे कम्युनिस्ट हैं, आप चाहे लेफ्टिस्ट हैं, आप चाहे राइटिस्ट हैं, आप जो भी हैं, उसकी सभी को एक दूसरे की विचार की इज्जत करनी पड़ती है, सभी को उसका माहौल देना पड़ता है और कुछ मुद्दों पर सभी को साथ में आगे खड़ा होना पड़ता है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे वो राइटिस्ट हो, दोनों को एक समय में साथ आगे खड़ा होना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आप और हम अपनी अपनी विचारधारा चलते हैं, अपने अपने घर चलाएं। जब तक चलाइए जब तक कि उसमें तीसरा कोई आता नहीं बाहरी, जब बाहरी उसमें इंटरफेयर करने लगे तो जरूरत होती है कि दोनों मिलकर एक हो जाएं, एक बात कहें, पहले उस तीसरे को हटाना जरूरी है। लेकिन हमारे देश में माहौल ऐसा बन जाता है सोशल मीडिया पे, इस तरीके से किसी को ट्रोल करने लगते हैं बिना किसी बात को जाने हुए। और ट्रोलर्स कौन होते हैं? सलमान खान ने भी एक बात कहा था कि ट्रोलर कौन है? वो ट्रोल कर रहे हैं जिनके खुद के 1 या 2 या 3 फॉलोअर या 0 फॉलोअर हैं, वो मुझे ट्रोल करते हैं। कैसे हो सकता है? ये सब चीजें जो कहते हैं, कैसे आप किसी को ट्रोल कर सकते हैं? पहले आप देखिए उसने किया क्या है, समझिए। अगर आप किसी को ट्रोल करना चाहते हैं तो आपके पास में जायज रीजन होना चाहिए। इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग करते हैं, ट्रोल्स करते हैं, उससे बचिए। सोशल मीडिया आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके खोए हुए दोस्तों को ढूंढने का जरिया है, ना कि मिले हुए दोस्तों को खो देने का जरिया है। ट्रोल करना या किसी को परेशान करना, इससे दुनिया अच्छी नहीं होगी। इस तरीके से कोई गलत कहता है तो गलत कहिए, लेकिन जबरदस्ती एक भेड़ चाल मत चलिए। भेड़ चाल की रफ्तार इतनी ज्यादा हो चुकी है हमारे देश में कि फलाने ने किया ट्वीट तो उस फलाने के ट्वीट पर 50,000 लोगों ने रिट्वीट कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी विचारधारा हो सकती है, आपकी विचार क्या कहती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप किसी एक्ट्रेस की कपड़े को देख करके आप उस पर अजीब कमेंट कर करके आप उसको ट्रोल करने लगते हैं। तो ट्रोलर्स के लिए मेरा बहुत बड़ा सवाल यह है कि जैसे आप ट्रोल करते हैं तो उस तरीके से कुछ अच्छे काम भी कीजिए, अच्छी चीजों कीजिए। अगर आपके अंदर ये पावर है, अगर ट्रोलर्स के अंदर इतना पावर है, वो किसी बड़ी हस्ती को भी बहुत बड़ा बदनाम कर सकता है, तो आप ट्रोल कीजिए ना। आप ऐसे चीजों ट्रोल कीजिए, आप चाइना को ट्रोल कर दीजिए कि चाइना की इमेज खराब हो जाए, चाइना को लोग खरीदना बंद कर दें। क्यों ऐसा नहीं होता? आपके दम के अंदर, आपके कुवत में ये बात नहीं आती है कि आज भी रेडमी, वन प्लस और चाइनीज कंपनियों के फोन धड़ल्ले से बिक रहे हैं। 1 मिनट में नहीं, चंद सेकंडों में आकर के उनके सेल खत्म हो जाते हैं। तो आखिर कैसे? आप ट्रोलर्स हैं, आप कीजिए ना, आप Xiaomi को बाइकआउट कराइए। ऐसा कीजिए कि Xiaomi को लोग खरीदना ही छोड़ दें, रेडमी का फोन खरीदे ही नहीं, वन प्लस लोग खरीदे ही नहीं, वीवो लोग खरीदे ही नहीं, ओप्पो लोग खरीदे ही नहीं। इस तरीके ट्रोल कीजिए। आप इस पे मत ट्रोल कीजिए कि इंडियन क्रिकेट टीम वीवो ओप्पो का ड्रेस क्यों पहन रही है। ये ट्रोल नहीं करना, इससे कंपनी नहीं जाएगी। जिस वक्त उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस वक्त तो देश में मार्केटिंग की थी, उस वक्त हमारे देश के 20 जवानों को ऊपर उसने हमला नहीं किया था। आज जब किया तो आज अपना पावर दिखाइए, आज उनको ट्रोल कीजिए। आपको क्या फुर्सत मिलती है? आपको ये पता चलता है कि आप बाबा रामदेव पर हमला बोलने लगेंगे, आप अपने ही लोगों को दबाना शुरू कर देंगे। अगर देश का कोई व्यक्ति अच्छा सफल बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, अच्छा कर रहा है, तो आप उसी को दबाना शुरू कर देंगे। अरे भाई, उसको आप प्रमोट कीजिए, उसको बढ़ाइए, उससे आपका आंतरिक मतभेद हो सकता है, मनभेद मत पालिए। आपको पहले विदेशी ताकतों को हराना है, विदेशी ताकतों के खिलाफ एकजुट होइए। पहले रामदेव आपके ऊपर टारगेट में नहीं होना चाहिए, कोरोनिल बिकने आएगा कि नहीं बिकने आएगा। आपका ये होना चाहिए कि पहले ही हमारे देश में वो दवा बन जाए, हमारा देश ही सबसे पहले कोरोना की दवा बना करके लेके आए मार्केट में।
इस तरीके का प्रयास होना चाहिए। एनर्जी आप किसी को प्रेरित करने की कोशिश कीजिए। बाबा रामदेव की टांग खींचने के बाद में उससे हासिल क्या होता है कि जो छोटी कंपनियां भी इस पर काम कर रही थी, बना रही होंगी, वो भी अपना पैर पीछे खींच ली कि भैया जब बाबा रामदेव को सोशल मीडिया में नहीं छोड़ा जा रहा, हमें तो तबाह कर देंगे, हम तो कहीं बचेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से लोकल के लिए वोकल ऐसे नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री से आप उम्मीद करते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दें, तो उनकी बातों को अमल भी कीजिए। लोकल के लिए वोकल बनने का मतलब वो नहीं है कि आपके गांव में सामान बनना तभी वो लोकल है, आप उसके लिए वोकल बनेंगे। अब कल वो बढ़ने लगा, आपके गांव में बेचने वाला एक लोकल सामान बेचने वाला जो लोकल प्रोडक्ट बना रहा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो आप कल उसके ऊपर भी आपत्ति करने लगेंगे, आप उसके ऊपर भी ट्रोल करने लगेंगे, उसकी भी टांग खींचने लगेंगे ताकि वो भी ना तरक्की कर पाए। तो ऐसा छोड़ दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रोलर्स को ट्रोल करने दिए। जो दुनिया समाज में एकदम खाली बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, वाहियात बैठे हैं, वही ट्रोलर्स हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। उनको दूसरों की तरक्की देख करके, दूसरों की ख्याति देख करके उनको लगता है कि इसको एक ऐसे कर गया, हम क्यों नहीं कर पाए। ट्रोलर्स जिंदगी भर ट्रोलर्स रह जाता है, जबकि कुछ करने वाले को चलना पड़ता है। एक कहावत है कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। तो इस तरीके से ट्रोलर्स की संज्ञा मैं उसी से देना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसा भी कर रहे हैं करिए। आप क्या करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करते हैं, आप सलमान खान को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपके पास में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस ने अभी तक के सलमान खान को बुला करके पूछताछ नहीं की है कि सलमान खान की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। सलमान खान को अभी कोई नोटिस बुलाया नहीं गया है कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की हो। बाकी और लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया है जैसे कि सलमान खान ने जाकर के रस्सी खींची थी, सलमान खान ने उसके गले में पहनाई थी, सुशांत सिंह राजपूत के गले में पहनाई थी। इस तरीके का माहौल मत बनाइए। किसी की फेमस, किसी की पॉपुलैरिटी को आपको छीनने का अधिकार नहीं है। अगर उसको हासिल हुआ है तो उसकी मेहनत नहीं होगी, उसकी लगन नहीं होगी। सलमान खान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सलमान खान ने, अगर आज वो इंडस्ट्री में दिनों से हैं, तो कभी वो भी नए थे। भले उनके पिता बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन वक्त लगता है समझने में। अभिषेक बच्चन के भी पिता भी अमिताभ बच्चन है, लेकिन अभिषेक बच्चन उस तरीके से क्यों नहीं जम पाए? तो कोई ना कोई खूबी होती है। ऋतिक रोशन के पिता भी राकेश रोशन है, तो क्या ऋतिक रोशन के अंदर टैलेंट नहीं है? तो आप जो नेपोटिज्म को लेकर के बात कर रहे हैं, वो नेपोटिज्म का बढ़ावा आप देते हैं। कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई एक्टर नहीं देता है, उसको नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं आप लोग देते हैं, जो हम और आप देते हैं। क्यों आप देखते हैं ऐसी फिल्में? अगर वो एक्टिंग अच्छा नहीं करता तो आप नेगलेक्ट नहीं कर देते, आप उसको दरकिनार नहीं कर देते हैं, कर देते हैं ना। तो मिल ले लीजिए एक दो फिल्म। अगर उसका चाचा, उसका फूफा, उसका भाई अगर है फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी बदौलत उसको एक दो फिल्में मिलती हैं, तो मिल लेने दीजिए एक दो फिल्में। नेपोटिज्म कह करके इस तरीके से, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे पूरे सोशल मीडिया का माहौल है, जिस तरीके से बनाया जाता है ट्रोलर्स को, वो समझिए आप ही को चुनना होता है। फिल्म आप देखने जाते हैं, वो तो बना देते हैं। करण जौहर ने लॉन्च कर दिया, मान लिया किसी स्टार किड्स को, तो आप उसको पसंद करते हैं। कुछ स्टार किड्स जैसा नहीं कि स्टार किड्स तो वो नॉन टैलेंटेड ही होंगे, उनके अंदर कोई हुनर ही नहीं होगा। टाइगर श्रॉफ, आपको एक्टिंग उनकी अच्छी नहीं लगती है क्या? वो अच्छे हुनरबाज नहीं, उनके अंदर कला नहीं है, वो अच्छे एक्टर नहीं है क्या? ऋतिक रोशन अच्छे एक्टर नहीं है? आप बताइए। विलास राव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख, क्या वो अच्छे एक्टर नहीं है? अगर अच्छे एक्टर नहीं तो आप क्यों देखते हैं भाई? आप फिल्में क्यों देख रहे हैं? आप कहते हैं सलमान खान ने पूरी बात नेपोटिज्म की ABC कर रखी है, पूरी ऐसी तैसी कर रखी है, तो क्यों देखते हैं सलमान खान की फिल्में? तो आप ही देखते हैं, आप ही बढ़ाते हैं, और आप कहते हैं नेपोटिज्म कर रहे हैं। आप करण जौहर की फिल्में क्यों देख के आते हैं भाई? क्यों 100 करोड़ कमाती है उसकी फिल्में? मत देखिए भाई। आप उसकी, अगर आपको एक्टिंग नहीं अच्छी होती, फ्लॉप करवा दीजिए, मत देखिए। तो आप ही व्यूअर हैं। नेपोटिज्म को बढ़ावा सभी देते हैं। आप भी जहां काम कर रहे होंगे, वहां पे आप भी जब जाते होंगे तो अपने कहते होंगे फूफा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मौसा का लड़का है, मौसी का लड़का है, फलाना का लड़का है, इसका लड़का है, इसको लगवा देते हैं कंपनी में, करवा देते हैं कंपनी में। तब आप अपने आप को नहीं देखते हैं। अपना गिरेबान भी जाकिए। आप किसी को करें नेपोटिज्म में दबाव नहीं कोई बनाता है, सभी लोग अपने तरीके से काम करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। दिमाग, किसी का मानसिक स्थिति कमजोर सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसको डाइवर्ट मत करके किसी को ऊपर मत हावी हो जाइए। तो आप लोग क्या करते हैं, माहौल ऐसा बनाते हैं कि आदमी उस तरीके से परेशान होने लगे। अब जैसे बाबा रामदेव की दवा बनाई, उन्होंने कह दिया इस बात को लेकर के, तो इस तरीके का ट्रोल किया गया कि पूरी उस दिन सोशल मीडिया बाबा रामदेव से पटी पड़ी थी कि रामदेव ने ये कह दिया, रामदेव झूठा है, रामदेव फला है, ऐसी ऐसी चीजें उस समय स्क्रीन पड़ी थी, जिसके बाद मंत्रालय ने एक्शन लिया। वो बात आराम से भी हो सकती थी, वो बात को कहने का तरीका भी अलग हो सकता था।
कभी आपने प्रवासी मजदूरों के लिए इस तरीके से बात नहीं किया। प्रवासी मजदूरों के लिए आपने ऐसे कोई चीज़ नहीं किया, ट्रोल नहीं करना शुरू किया कि 10 अकाउंट ट्रोल कर जाए, 10 हैशटैग ट्रेंड कर जाए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप बाबा रामदेव को ट्रेंड करा रहे हैं, आप सलमान खान को लेकर ट्रेंड करा रहे हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ट्रेंड कराते हैं, आप OnePlus फोन आ जाए तो उसको लेकर ट्रेंड कराते हैं, iPhone आ जाए उसको ट्रेंड करा देते हैं। कभी गरीब मजदूर बेसहारा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इनको ट्रेंड कराया? सरकार से आप सवाल पूछते हैं कि सरकार इसके लिए क्यों नहीं कुछ करती है? आप क्या कर रहे हैं? आपकी आवाज़ कहाँ तक जाती है? एम्प्लॉयमेंट के नाम पर नौकरी दी जाती है तो उसमें ऐसे ऐसे लोग पेपर देने के लिए चीटिंग करके पैसे पास करते हैं जिनको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती की, जहाँ पर वहाँ पे शिक्षक भर्ती होती है, टॉपर को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। तो इस तरीके से रोजगार बेरोजगारी ऐसे लोगों की वजह से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जिनके अंदर हुनर है उन्होंने कभी नौकरी के लिए स्ट्राइक नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जितने भी IAS PCS बन के बैठे हैं, उन्होंने कभी नौकरी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने तैयारी की, उन्होंने मेहनत की, खुद को उस तरीके से ढाला। नौकरियां भी हैं, रोजगार भी हैं, अवसर भी हैं। प्रधानमंत्री को सृजित करने की जरूरत नहीं है। जिस देश की आबादी के दम पर पूरी दुनिया खा रही है, उस देश की आबादी बैठ के खुद चिल्ला रही है कि हमें रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या वो टाइम नहीं भाई साहब? आप ट्रोल कर रहे हैं, आपको ट्रोलर बनना है, आपको सोशल मीडिया पर सलमान खान को ट्रोल करना है, आपको बाबा रामदेव को ट्रोल करना है, आपको सौरभ गुप्ता को ट्रोल करना है, आपको जो भी आगे बढ़े उसको ट्रोल करके उसकी टांग खींच रही है। आप अपना नहीं देखते कि आपको कैसे बढ़ना है, आपको क्या करना है। अगर देश का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाना है, क्योंकि ऐसे ही जब देश आगे बढ़ेगा तभी विदेशी ताकत हल्के होंगी। लेकिन जब हम आपस में लड़ेंगे, आपस में इस तरीके से बयान करेंगे तो कैसे होगा? तो दोस्तों, मेरा आज का डिस्कशन बाबा रामदेव पे था और उन्हीं को लेकर मैं ट्रोलर्स पे आया, सुशांत सिंह राजपूत पे भी आया, क्योंकि ट्रोलर्स की वजह से आज बाबा रामदेव की भड़के हुए नजर आए। मैंने उनका बयान सुना, उनकी PC सुनी, कई जगह पे ऐसी खबरें आई कि अरे अब ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कई लोग कंपनियों ने दवा बनाई जिसकी एक टाइम की खुराक 1200 रुपये है, उस पर आप नहीं करते हैं ट्रोल कि भैया आपने इतना कैसे दवा बना दिया। बाबा रामदेव ने 550 रुपये की दवा बना दिया, आप ट्रोल करने लगे। तो देश के लोगों को बढ़ाइए, देश के लोगों की तरक्की देखिए, तभी देश का बढ़ावा हो सकता है, देश का भला हो सकता है। ये इस तरीके जैसे आप लोग करते हैं ना कि बाइकाट चाइना, बाइकाट चाइना, होली जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके से बाइकाट चाइना कैसे होगा? आप अपने देश की ही चीज़ को, स्वदेशी चीज़ बनाने वाले को आप ट्रोल करते हैं। आप कहते हैं बाबा रामदेव हर चीज़ में गोमूत्र और गोबर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करके ट्रोल कर रहे थे। ऐसे माहौल मत बनाइए। इस तरीके का बात करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आप देश के लोगों को हतोत्साहित करते हैं। कैसे आप भूल जाते हैं कि कभी हम उसी आयुर्वेदा की वजह से भारत इतने सालों तक की रहा, भारत की प्रभुता रही, भारत जगत गुरु था तो उसके पास आयुर्वेदा की शक्ति थी। यही वजह है, हमारे ही लोगों की वजह से हम ही लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में इतने व्यस्त हैं कि हमें खाली बाइकाट चाइना के नाम पे चीनी झालने जलाने को दिखती है, टीवी तोड़ने को दिखता है, मोबाइल तोड़ देने का इच्छा करता है, एक ट्वीट कर देने की इच्छा होती है। मतलब बाइकाट चाइना इससे हो जाएगा। बाइकाट चाइना करना है तो आपको पहले लोकल के लिए वोकल बनिए। प्रधानमंत्री की बात सुनकर के पेज बना करके ट्वीट करने से आप वोकल नहीं बन जाएंगे। आपको देखना होगा आप में से कितने लोग जानते, बताइए आपके इलाके में कितने काम होते हैं जो लोकल काम होते हैं, इनके लिए आपको वोकल बनने की जरूरत है। क्या आपने कभी अपने शहर के कुम्हार को देखा, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उनके उपयोग करके देखिए, उसको बढ़ाने के लिए कुछ आपने सोचा, उसके पास दिमाग नहीं, वो कम पढ़ा लिखा है। तो आपके पास अगर दिमाग है तो आप दीजिए ना। आपके पास दिमाग इतना है कि आप ट्रोल कर सकते हैं किसी को, आप हैशटैग ट्रेंड करवा सकते हैं। लेकिन कुम्हार के प्रोडक्ट को भी आप बहुत अच्छे पैरामीटर में नाम दे सकते हैं, उसको और बड़े स्तर पे बेच सकते हैं उसके सामान को, ताकि उसकी भी रोजगार अच्छी हो, आपका भी हो, तो आप नौकरी के लिए नहीं परेशान होंगे। तो सरकार को और भी काम करना होगा, नौकरियां सृजित करने की जिम्मेदारी हमारे यहाँ है। बाबा रामदेव ने कंपनी खोली तो उसमें अमेरिका का आदमी तो आगे काम नहीं करता है, उसमें चीन का आदमी काम नहीं करता है, उसमें काम भारत का आदमी करता है। लेकिन गर्व की बात यह होती है कि भारत की कंपनी में भारत का आदमी काम करता है तो अच्छा लगता है। लेकिन अमेरिकन कंपनी, चाइनीज कंपनी, ताइवान की कंपनी, साउथ कोरिया कंपनी में जब इंडियन काम करता है तो शर्म महसूस होती है। आप एक तरीके से आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन आपको बस यही है कि अगर अपना कोई बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच लो, उसको मत बढ़ने दो, वो ना बढ़ पाए, हम नहीं कुछ कर सकते तो वो भी ना कर सके, हम अगर शून्य हैं वो भी शून्य रहे। आपको धरना, प्रदर्शन, विरोध, नेता बनने का इतना शौक चढ़ गया है कि आपने खुद की तरक्की खुद ही रोक रखी है।
आप भरोसे में रह गए हैं। आपको ये मजा आता है सरकार को गाली देने में, आपको मजा आता है विपक्ष के नेताओं को गाली देने में, आपको मजा आता है किसी भी सेलिब्रिटी को गाली देने में, आपको मजा आता है किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के ड्रेस को देख करके उस पर अनाप शनाप कमेंट करने में। आपको इसी से फुर्सत नहीं है, और फिर जब थोड़ा फुर्सत मिलता है तो आप प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, सरकार ने हमें ये कर दिया, सरकार ने हमें वो कर दिया। भाई 70 सालों से, 70 से ज़्यादा सालों से इसी तरीके से चिल्लाते रह गए। अपना जीवन बदलिए, जिनको बदलना था इन्हीं 70 सालों में आपको धीरू भाई अंबानी दिख जाएंगे, आपको बहुत बड़े बड़े उद्योगपति दिख जाएंगे, वो भी तो आपके साथ थे, लेकिन वो चिल्ला नहीं रहे थे। जो चिल्ला रहे थे वो आज भी चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते रहेंगे। सृजनात्मक बनिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना सीखिए। डिस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए नेता और ये सारे हैं, नेताओं को छोड़ दीजिए, उनको ये करने दीजिए, उनका काम है। उससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनके बंगले बन रहे हैं, उनकी गाड़ियां चल रही हैं, उनका घर परिवार चल रहा है। एक बार विधायक बन गया, एक बार सांसद बन गया, एक बार मंत्री बन गया, तो उसकी पेंशन जिंदगी भर आती है, जितना आप कमाने नहीं सोच पाते हैं। उसको करने दीजिए, आप बढ़ने की सोचिए, आप अपने भविष्य के लिए कुछ करने की सोचिए। बहुत सारे अवसर हैं, प्रधानमंत्री को बताने की जरूरत नहीं है। जब आप करना शुरू करेंगे, कई लोग इस देश में मिसाल हैं, कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो मिसाल बन रहे हैं, उनको लोग पालन कर रहे हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। आनंद महिंद्रा आपके देश के हैं, कैसे वो इसी 70 साल में इतने बड़े आदमी बन गए, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी चला ली, जहां तमाम कंपनियां बंद हुई उनकी कंपनियां कैसे स्टेब्लिश हैं। तो ये सब देखिए, रतन टाटा आप ही के देश के हैं। जिस वक्त में आप लोग बेरोजगारी चिल्लाते हैं, वो आज के समय में 50,000 लोगों को नौकरी देकर बैठे हैं। तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? क्या आप रतन टाटा नहीं हो सकते? क्या आप धीरू भाई अंबानी नहीं हो सकते हैं? तो लेकिन आपको काम ही नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना है। भाई सोशल मीडिया आपका हथियार बनाइए ना, उसको हथियार को अपने ऊपर मत चला लीजिए। बंदूक रखने में बहादुरी नहीं है, बंदूक का सही इस्तेमाल करने में बहादुरी है। बंदूक रख के आदमी क्रिमिनल भी बन सकता है, बंदूक रख के आदमी पुलिस भी बन सकता है, बंदूक रख के आदमी अच्छा आदमी बन सकता है। तो आपको तय करना आपको क्या करना है। तो सोशल मीडिया एक हथियार है, आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। नोट कर लीजिए, आज ही इस समय नोट कर लीजिए, बड़े बड़े मोटिवेटर को आप सुन लीजिए, किसी भी सुन लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुरंत सुनते हैं, तुरंत देखते हैं और तुरंत आपका एक्शन होता है। आज बाइकाट चाइना कर रहे हैं, कल पाकिस्तान का पुतला फूकने लाएंगे, परसों डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जला देंगे, उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला जला देंगे, पुतिन का पुतला जला देंगे। आपके पास काम ही यही है, साल भर का शेड्यूल आपका फिक्स है। जिससे भी हमारी बात विवाद होगी, आप पलट के उसको उसका पुतला जलाएं, आग लगाएं। कभी चाइना का नहीं तो नहीं कुछ मिल रहा है तो चलो सरकार का ही पुतला जला देते हैं, सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए, सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन हमारा इसलिए था कि ट्रोलर्स के ऊपर ज़्यादा मेरा आक्रामक रवैया रहा, क्योंकि बाबा रामदेव को अब हरी झंडी मिल गई है और इम्यूनिटी बूस्टर कह के बेचने की, उनको अपनी दवा बेचने की परमिशन आयुष मंत्रालय ने दे दी है। तो अब वो तब तक दवा आती है वो मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी तरक्की को देखिए, बाबा रामदेव अपनी तरक्की देख रहे हैं, और देश का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ये विदेशी ताकतें कमजोर होती हैं। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगे तो बुरा कीजिएगा। और जितने लोग फ्री बैठे हैं, जो ट्रोल करना चाहते हैं, ट्रोलर्स हैं, जो उनको लगता है कि आज सौरभ ने गलत बोल दिया, हमें ट्रोलर्स के दिल पे आघात पहुंच गया, तो मुझे बड़ा बुरा भी कहेंगे तो मुझे नहीं सुनाई पड़ता है उनकी बुराई। वो जो कहते हैं कहने दीजिए, कहना है सभी का काम है, कोई कुछ भी कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन सबको छोड़ देता है जो वही आगे बढ़ता है। तो आपसे मेरी उम्मीद है आप भी ऐसे ही करेंगे, लोगों को कहने दीजिए, कान बंद करिए, अपनी सुनिए, अपने दिल की सुनिए, ताकि आप देश के लिए और अपने लिए अच्छा काम कर सकें, सृजनात्मक काम कर सकें। दुनिया की सुनेंगे तो आप कंस्ट्रक्टिव वर्क छोड़ करके विनाशात्मक कार्य की तरफ बढ़ जाएंगे और ना खुद की तरक्की कर पाएंगे और देश धीरे धीरे गर्त की तरफ तो आप ले ही जा रहे हैं। तो समझिए उस चीज़ को कि जिस देश के दम पर पूरी दुनिया अपना रोजगार चला रही है, पूरी दुनिया का पेट पल रहा है, वही देश आज रोजगार के लिए क्यों परेशान है। इस बात समझिए। आप कन्हैया कुमार को सुनते हैं तो वो आपको कुछ अलग चीज़ बताते हैं, आपको कोई बताता, लेकिन आप ये विचार कीजिए कि जिस देश के दम पे पूरी दुनिया अपना पेट भर रही है, पूरी दुनिया का रोजगार चल रहा है, वो देश आज बेरोजगारी की इतनी परेशानी क्यों झेल रहा है, वहाँ पे नौकरी की मार इतनी क्यों है, हम वहाँ के लोगों को आइडल आदर्श माने क्यों देखते हैं, अधिकतर लोग वहाँ के लोग स्टीव जॉब्स को आदर्श क्यों मानते हैं, क्यों नहीं आप धीरू भाई अंबानी को देखते हैं, क्यों नहीं आप रतन टाटा को देखते हैं, और क्यों नहीं आप ऐसा कुछ करना शुरू करते कि आपको लोग आदर्श माने। कब तक आदर्श लेके घूमते रहेंगे। एग्जाम्पल लेने से अच्छा कि एग्जाम्पल बनिए, ताकि आपका भी एग्जाम्पल दिया जाए। तो बिकेम एन एग्जाम्पल, ऐसे मत बनिए कि फलाना ने ऐसा किया वैसा किया। तो दोस्तों आज का लाइव जैसा भी लगा आप लोग बताइए कमेंट में। अगर
आपको लगा हो मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो आप वो भी कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों को वही बात है कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, और सीधी बात वही बात होती है जो बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचनी चाहिए। अगर मेरी बात आपको लगती है तो उसको लगनी भी चाहिए और ज़रूरत भी है, क्योंकि उस चीज़ से देश का विकास जुड़ा है। मुद्दे की बात यही होती है। मुद्दे की बात कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। मुद्दे की बात राहुल गांधी का ट्वीट और बीजेपी में संबित पात्रा का पलटवार नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि देश कैसे डेवलप हो उस पर विचार कीजिए। नेताओं का अपना डेवलपमेंट हो रहा है, नेताओं के बंगले बनते जा रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती जा रही हैं, वो हमारे देश का क्या हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, 70 सालों में देश कहाँ पहुँचा है, कहाँ पहुँच पाया है, कितने देर में। हर चीज़ हमारे देश में देर में क्यों आती है। कंप्यूटर हमारे यहाँ देर में आई, मोबाइल हमारे यहाँ देर में आई, भले बाद में आकर के वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हो गई, लेकिन देर में आई। तो ये सोचिए कि हम भी कोई चीज़ पहले लेके आए, हम भी कोई चीज़ पहले बनाएं और वो दुनिया में जाए, उसका एक नाम बने। तो आपको लाइव जैसा भी लगा कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ रात 8 बजे एक नए मुद्दे के साथ में। बात होगी यहाँ पर, सीधी बात होगी किसी भी मुद्दे पर, और बात शुरू हम कहीं से करेंगे, ख़त्म कहीं पे करेंगे, लेकिन सबकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होगी। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आएंगी। तो आज का लाइव जैसा भी आपको लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कल फिर जुड़िएगा रात 8 बजे खबर एक्सक्लूसिव के पेज पर सीधी बात सौरभ के साथ में। और तब तक के लिए खुद को कोरोना सुरक्षित रखिए। कोरोना बहुत तेजी से रफ्तार फैल रहा है। जहाँ पे हैं घर पर हैं, सुरक्षित रहें, अपने और अपने लोगों को बचाते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए, क्योंकि कोरोना होने के बाद का इलाज नहीं है, उससे पहले आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लाइव बस इतना ही। अपने आसपास सफाई रखिए, स्वच्छता बनाए रखिए और खुद को सुरक्षित रखते हुए अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए और देश को आर्थिक स्थिति पर मजबूत कीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।